प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिडनी संवाद में मुख्य भाषण दिया। कहा, ये संवाद हिंद प्रशांत क्षेत्र और उभरती डिजिटल दुनिया में भारत की केंद्रीय भूमिका को मान्यता देता है। प्रधानमंत्री ने निर्बाध क्रेडिट प्रवाह और आर्थिक विकास समारोह के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, बीते 6-7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर ने जो रिफॉर्म्स किए हैं उससे आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत स्थिति में है। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मा क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। झांसी में चल रहा है 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रक्षा मंत्रालय कर रहा है ये भव्य आयोजन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को महोबा और झांसी जिलों का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री जल संकट को दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत महोबा में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। नमस्कार, मैं हूं संतोष वाल्मीकि और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिडनी संवाद में मुख्य भाषण दिया। प्रधानमंत्री ने भारत में प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति थीम पर अपने विचार व्यक्त करते हुए हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका को रेखांकित किया। पीएम ने कहा कि ये संवाद हिंद प्रशांत क्षेत्र और उभरती डिजिटल दुनिया में भारत की केंद्रीय भूमिका को मान्यता देता है। I see this as a recognition of India's central role in the Indo-Pacific region and in the emerging digital world. It is also a tribute to the comprehensive strategic partnership between our two countries, a force of good for the region and the world. I congratulate the Sydney Dialogue for its focus on emerging critical and cyber technologies. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में डिजिटल क्रांति लोकतंत्र, जनसंख्या की और अर्थव्यवस्था के पैमाने निहित है। भारत में गांव को भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है। We are building the world's most extensive public information infrastructure. Over 1.3 billion Indians have a unique digital identity. We are on our way to connect 600,000 villages with broadband. We have built the world's most efficient payment infrastructure, the UPI. Over 800 million Indians use internet. 750 million are on smartphones. We are one of the largest consumer of data per capita and have one of the cheapest data in the world. प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल युग हमारे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है। भारत में प्रौद्योगिकी विकास में काफी निवेश किया जा रहा है। There is a large effort to prepare India for the future. We are investing in developing indigenous capabilities in telecom technology such as 5G and 6G. India is one of the leading nations in artificial intelligence and machine learning, especially in human-centered and ethical use of artificial intelligence. We are developing strong capabilities in cloud platforms and cloud computing. This is key to resilience and digital sovereignty. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज निर्बाध क्रेडिट प्रवाह और आर्थिक विकास समारोह के समापन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं। ये सम्मेलन निर्बाध क्रेडिट प्रवाह और आर्थिक विकास के लिए उचित माहौल बनाने के लिए आयोजित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने बीते 6-7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए हैं उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत स्थिति में है। साथियों, सरकार ने
बीते 6-7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर में जो रिफॉर्म्स किए, बैंकिंग सेक्टर का हर तरह से सपोर्ट किया, उस वजह से आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत ही मजबूत स्थिति में है। आप भी ये महसूस करते हैं कि बैंकों की फाइनेंशियल हेल्थ अब काफी सुधरी हुई स्थिति में है। 2014 के पहले की जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी चुनौतियां थी, हमने एक एक करके उनके समाधान के रास्ते तलाशे हैं। हमने एनपीएस की समस्या को एड्रेस किया, बैंकों को रिकैपिटलाइज किया, उनकी ताकत को बढ़ाया। हम आईबीसी जैसे रिफॉर्म्स लाए, अनेक कानूनों में सुधार किए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को सशक्त किया। कोरोना काल में देश में एक डेडिकेटेड स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल का गठन भी किया गया। इन्हीं फैसलों से आज बैंकों की रिजोल्यूशन और रिकवरी बेहतर हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मा क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये एक विशिष्ट पहल है जिसका मकसद भारत के फार्मा उद्योग में नवाचार के उत्कृष्ट परिवेश या फिर माहौल को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्राथमिकताओं पर चर्चा करने और रणनीति बनाने के लिए सरकार और उद्योग जगत के प्रमुख भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों, शिक्षाविदों, निवेशकों और शोधकर्ताओं को एक मंच पर लाना है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय फार्मा या दवा उद्योग में उपलब्ध अवसरों पर भी प्रकाश डाला जाएगा, जिसमें विकास की असीम संभावना है। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 12 सत्र होंगे और 40 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ता नियामकीय माहौल और नवाचार का वित्त पोषण या धनराशि की व्यवस्था करने, उद्योग, अकादमिक सहयोग और नवाचार संबंधी बुनियादी ढांचागत सुविधाओं सहित कई विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। इस शिखर सम्मेलन में देश विदेश के फार्मा या दवा उद्योग के प्रमुख सदस्य, अधिकारी, निवेशक और अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के शोधकर्ता हिस्सा लेंगे। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल झांसी में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई ने साबित किया कि महिलाओं को अगर उचित अवसर मिले तो वो रक्षा और सुरक्षा मामलों पर प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता ने नारी शक्ति को एक नया आयाम दिया है। उन्होंने नारी शक्ति को पुनः जागृत किया था। नारी में असीम शक्ति होने की भावना और विश्वास का संचार किया था महारानी लक्ष्मीबाई ने। और महारानी लक्ष्मीबाई के लिए उनका एक महिला होना रणभूमि में कभी बाधा नहीं बना था। उन्होंने साबित किया है कि महिलाएं अवसर मिलने पर रक्षा और सुरक्षा के मामले में बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। यह करके उन्होंने दिखाया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश इस समय सामरिक आजादी हासिल करने की ओर अग्रसर है और आने वाले दशक में देश में ही रक्षा उपकरण बनाए। हमें अपने विकास की यात्रा भी तय करनी है और अपने को पूरी तरह आत्मनिर्भर भी बनाना है। और मैं यहां इस सभा के माध्यम से मैं देश की जनता को यह बतलाना चाहता हूं, भारत ने जैसे राजनीतिक आजादी हासिल की है, भारत अब सामरिक आजादी भी हासिल करेगा। और 1 दशक के अंदर इसी भारत के अंदर ऐसे हालात पैदा होंगे कि हमारे सेना के जवानों के लिए जो हथियार इसके पहले तक और अब तक भी काफी हथियार दुनिया के दूसरे देशों से आयात किए जाते हैं, बहनों भाइयों,
आगामी 1-1.5 दशक में ऐसे हालात पैदा होंगे कि हम दुनिया के दूसरे देशों से हथियार अपने सेना के बहादुर जवानों के लिए आयात नहीं करेंगे, बल्कि भारत की धरती पर ही भारत के जवानों के हाथे वो हथियार बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। इसके 2 नोड हैं, एक झांसी और एक चित्रकूट। बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। उसके 2 नोड हैं, एक झांसी और एक चित्रकूट में, दोनों बुंदेलखंड में हैं। बाकी 4 प्रदेश के अन्य स्थलों पर हैं। बुंदेलखंड नोड में पहली महत्वपूर्ण इकाई की स्थापना होगी। यहां के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहां पर पलायन होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सबके सामने एक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश के महोबा और झांसी जिलों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री जल संकट को दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत महोबा में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन परियोजनाओं की कुल लागत 3,250 करोड़ रुपए से भी अधिक है और इनके पूरा हो जाने से महोबा, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर जिलों में लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई में मदद मिलेगी, जिससे क्षेत्र के लाखों किसान लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री झांसी गौरठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखेंगे। इसका निर्माण 3,000 करोड़ रुपए से भी अधिक लागत से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन किया जाएगा। बुंदेलखंड के झांसी में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शामिल होंगे। सुनते हैं जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को, जो आयोजन के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के जन्म दिवस पर, जो कि 19 नवंबर को पड़ता है, इस अवसर पर 3 दिन का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो कि 17 से 19 नवंबर तक किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का कल शुरुआत माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया मुक्तकाशी मंच पर। इस अवसर पर जो संग्रहालय है, राजकीय संग्रहालय है, उसमें इनके जीवन से जुड़ी हुई जितनी ही प्रतिमाएं हैं, जितने भी स्टैच्यू हैं और कुछ उपकरण हैं, वो 3 दिन की प्रदर्शनी रखी गई है। यहाँ की आम जनता के लिए 75 सेल्फी पॉइंट रखी गई है, जिसमें कि महारानी लक्ष्मीबाई से संबंधित फोटोग्राफ लगे हैं। और जो डिफेंस है, डिफेंस फोर्सेज द्वारा डिफरेंट इक्विपमेंट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के इक्विपमेंट डिस्प्ले पर हैं, जो कि आम लोगों से के लिए खुले हुए हैं। आज देखिए, आज 18 है, आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके द्वारा रन फॉर रानी, वीरांगना रैली, शाम में दीपांजलि आदि कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और कल इस कार्यक्रम का जो मेन डे है 19 नवंबर, उस पे इस बुंदेलखंड की धरती पे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। कि इस प्रोग्राम में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बेसिकली प्रोग्राम है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का ये ज्वाइंट वेंचर है। इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, DRDO, BSF ये सब इन्वॉल्व में हैं और उनके कई सारे प्रोग्राम हैं। जैसे कल लक्ष्मी व्यायामशाला में एक से एक एडवेंचर स्पोर्ट्स, चाहे हॉर्स शो हो, डॉग शो हो, पैरा मोटर डिस्प्ले हो, इस तरह की कई सारी इवेंट हैं। जो हाथी मैदान है, वहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट डिस्प्ले पे हैं, अन्य कई सारे प्रोग्राम हैं। प्रधानमंत्री कल झांसी में अटल एकता पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। अटल एकता पार्क ये झांसी नगर के मध्य में है, झांसी नगर के हृदय में है। ये कल इसका लोकार्पण हो रहा है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, और अब ये खुल जाएगा तो निश्चित रूप से झांसी शहर के लिए बहुत बड़ी देन है। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से शुरू हो रहा है। संसद सत्र 29 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा। आगामी सत्र के दौरान अहम विधायी कामकाज सरकार की तरफ से प्रस्तावित हैं। बजट सत्र से पहले संसद का शीतकालीन सत्र विधायी कामकाज के लिहाज से काफी अहम रह सकता है। वहीं विपक्षी दल कई अहम मुद्दों पर सदन के दौरान चर्चा की मांग कर सकते हैं। गौरतलब है कि संसद का शीतकालीन सत्र ऐसे समय में होने जा रहा है जब 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं है।
सरकार की कोशिश होगी कि सत्र के दौरान जो बिल मानसून सत्र के दौरान पेश नहीं हो पाए थे, उन विधेयकों को शीतकालीन सत्र के दौरान सदन के पटल पर रखा जाए। जनपद बलरामपुर के गैसली विधानसभा क्षेत्र में भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र पचपेड़वा में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कार्यकर्ता और पदाधिकारी सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। पचपेड़वा में जनसभा को संबोधित करते हुए पंकज चौधरी ने कहा कि गैसली विधायक शैलेश कुमार सिंह के नेतृत्व में भारत नेपाल सीमावर्ती पिछड़े क्षेत्र में अनेक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व बिजली का लाभ गांव-गांव तक पहुंचा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के विकास कार्यों से 2022 में उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 से अधिक सीट जीतेगी। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस अखिलेश यादव की कल्पना थी। अखिलेश यादव की कल्पना थी, वो कल्पना उनकी पूर्ण नहीं हो पाई क्योंकि जनता ने उन्हें वो अवसर नहीं दिया। उस अवसर को कहीं ना कहीं उस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को शिलान्यास भी हमारी पार्टी ने किया है, उद्घाटन भी हमारे मोदी जी ने किया है और निश्चित तौर से पूरा का पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश का विकास की एक गति जो बढ़ेगी पूर्वांचल एक्सप्रेस से बढ़ेगा। जब प्रदूषित हवा और स्मॉग के कारण शहर की सांस थमने लगी और सांस और अस्थमा शिकार लोगों की लाइनें अस्पताल में बढ़ने लगी, ऐसे में नोएडा प्राधिकरण ने भेल के साथ मिलकर प्रदूषण को थामने के लिए प्रदेश का पहला एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर स्थापित कर लोगों को राहत देने का काम किया है। इस एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन बुधवार को भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे और राज्य मंत्री विद्युत और भारी उद्योग कृष्णपाल गुर्जर ने किया। एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सेक्टर 16 फिल्म सिटी और डीएनडी के बीच हरित क्षेत्र की जमीन पर स्थापित किए गए एयर पोल्यूशन कंट्रोल टावर से 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हवा को शुद्ध किया जा सकेगा। नोएडा क्षेत्र में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर डीएनडी के पास सेक्टर 16A में ग्रीन बेल्ट पर लगभग 400 वर्ग मीटर की जमीन पर स्थापित किया गया है। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि ये हमारे भारी उद्योग इकाई भेल के द्वारा शुरू किया गया है। भेल के अभियंताओं के द्वारा इसकी जानकारी दी गई। इसका कैसे लगभग 1 किलोमीटर के दायरे की ये गंदी हवा खींचेगा और उसको परिष्कृत करके ऊपर छोड़ेगा। यह हमारे भारी उद्योग मंत्रालय की इकाई भेल द्वारा उसके एक रिसर्च वर्क के तहत यहाँ शुरू किया गया है। नोएडा अथॉरिटी ने भी इसमें अपने जमीन और इसके आगे कंटिन्यू मेंटेनेंस के वचनबद्धता के साथ इसमें सहयोग किया है और ये अपने आप में नोएडा की जनता और आसपास की जनता के लिए ये बहुत ही कारगर पहल। प्रदेश के श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने आईआईएमटी विश्वविद्यालय गंगानगर में आयोजित वृहद रोजगार मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश व देश का युवा अपना स्वयं का उद्यम लगाकर दूसरों को नौकरी देने वाला बन रहा है। उन्होंने युवाओं से कहा कि वो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, आने वाला समय उनका है। श्रम मंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे तथा श्रम विभाग की संत रविदास शिक्षा सहायता योजना के अंतर्गत श्रमिकों की 100 पुत्रियों को साइकिल भी वितरित की। मेरठ में सहायक निदेशक सेवा योजन विभाग शशि भूषण उपाध्याय ने बताया कि रोजगार मेले में दिल्ली व एनसीआर की 68 कंपनियों ने प्रतिभाग किया तथा कुल 3,543 मेरठ मंडल के अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से करीब 70% मेरठ के थे। इनमें से 1,557 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न कंपनियों में हुआ। बृहद रोजगार मेले में जो आईआईएमटी विश्वविद्यालय के प्रांगण में हो रहा है, इसमें सेवायोजन, कौशल विकास विभाग, आईटीआई एवं आईआईएमटी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले में कुल 135 कंपनियां 2 दिनों के अंदर आ रही हैं, जिसमें आज 55 कंपनियों के लगभग 8,000 पद के सापेक्ष भर्तियां हो रही हैं। कल भी लगभग 8,000 पदों के सापेक्ष भर्तियां होनी हैं। कुल 16,000 पदों के सापेक्ष 2 दिनों के अंदर इस बृहद रोजगार मेले में अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है।
विशेष रूप से आज सामान्य शिक्षाधारी डिग्रीधारी लोगों की तैनाती हो रही है, भर्तियां हो रही हैं। कल टेक्निकल एजुकेशन वाले अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का कार्य किया जाएगा। मैं इस चीज़ का बहुत ही थैंक यू बोलना चाहूँगी मोदी जी को कि हमारी सरकार ने ये चीज़ बहुत अच्छी निकाली है कि एक ही जगह पर हम आकर काफ़ी कंपनीज से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी मनपसंद जॉब अपनी चूज़ कर सकते हैं। कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें बाहर जाके बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है कि आगे हमें जॉब के लिए किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है फ्यूचर में। तो यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है कि हमें बहुत सारी कंपनियों से मिलवाया जाएगा और अपनी मनपसंद जॉब दी जाएगी। मेरा नाम कीर्ति डोगरा है और मैं यही मेरठ से हूँ। एक्चुअली हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं जॉब्स वगैरह के लिए। यहाँ पे हमें दिल्ली, नोएडा वगैरह के जॉब के बारे में पता नहीं चलता है। तो अब योगी जी ने यहाँ पर जो मेला लगाया है, इस वजह से हमें यहाँ पे एक ही जगह मेरठ में अपने शहर में ही सारी जगह की वैकेंसीज का पता चला है। ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं प्लेसमेंट के लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए थैंक यू योगी जी। और ऐसी रोजगार मेले सबके लिए लगते रहने चाहिए। जनपद कानपुर देहात में लॉकडाउन के दौरान जहां एक और बड़े उद्योग और कारखानों में काम ठप हुआ, वहीं ऐसे में उन्हें वित्तीय सहायता देकर पुनः आत्मनिर्भर बनाने में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना समेत अन्य कई योजनाएं काफी सहायक सिद्ध हुई। उपायुक्त उद्योग चंद्रभान सिंह ने बताया कि कार्यालय में जनपद के लगभग 4000 MSME इकाइयां पंजीकृत हैं। इनमें साइकिल मिस्त्री, ऑटो गैराज संचालक, खराद मशीन चलाने वाले नाई, मोची आदि तमाम ऐसे लघु उद्यमी हैं जो कि अल्प पूंजी से अपना काम कर रहे हैं। लेकिन MSME की नई इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें विभिन्न बैंकों के माध्यम से सीधे ऋण सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है और स्वीकृत ऋण पर योजनाओं के नियम अनुसार अनुदान का भी लाभ दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि योगी आदित्यनाथ सरकार के बीते 4.5 वर्ष के कार्यकाल में MSME की 200 नई इकाइयों को 7 करोड़ रुपए का ऋण देकर 1000 लाभार्थियों को रोजगार से जोड़ा गया है। ऋण दिलवाया हुआ है। इन इकाइयों को लगभग 7 करोड़ से अधिक का लोन दिला गया है। जैसे कि विगत वर्षों में कोरोना के काल में काफी सारे रूप में देखा जाए तो औद्योगिक रूप से काफी समस्याएं आई, तो इन योजनाओं के माध्यम से इन उद्योगों को एक संजीवनी मिली है और इस तरीके से जो बहुत सारे प्रवासी बाहर चले गए थे वो वापस लौटे हैं और उनको स्थानीय स्तर पर रोजगार भी मिला है। इस तरीके से लगभग 1000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे रोजगार भी मिला हुआ है। लोगों ने जब काम चालू किया था तब करीबन 25 से 30 लाख रुपए का लोन लिया था MSME के द्वारा, और उसी से धीरे धीरे करते हुए समय के साथ अनुकूल होते हुए ये सब यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग। कोरोना में नो डाउट हम लोग को थोड़ी दिक्कत हुई थी, तो उस टाइम सरकार की ओर से हम लोग को ODOP के तहत भी और कैपिटल सब्सिडी के नाम पे हम लोग को काफ़ी कह लीजिए फ़ायदा हुआ, हम लोग को लाभ मिला और सहायता भी मिली, और साथ ही साथ इसी कारण से हम लोग आगे बढ़ भी पाए हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ आज के टाइम पे करीबन 16 से 18 लोग काम कर रहे हैं, जिनके बारे में यह है कि जिसमें अधिकतर तो अनस्किल्ड लेबर्स हैं, ताकि क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा क्या कहते हैं गांव है, गांव के आसपास हम लोग की फैक्ट्री है, तो धीरे धीरे उनको स्किल करने की कोशिश भी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा गाजीपुर जनपद से शुरू की गई चौथे चरण की समाजवादी विजय रथ यात्रा कल देर शाम आजमगढ़ के मुबारकपुर विधानसभा की सीमा में पहुंची। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे द्वारा पहुंचे अपने नेता के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे लोगों ने उनका स्वागत किया। भारतीय खाद्य निगम उत्तर प्रदेश द्वारा 2 दिवसीय PIB डेलीगेट के भ्रमण का आयोजन किया गया। FCI के महाप्रबंधक राजत शर्मा ने बताया कि भ्रमण कार्यक्रम में भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं, धान खरीद, FCI डिपो और CWC डिपो सहित उपलब्धियों की जानकारी उपलब्ध करवाई गई। PIB डेलीगेट जानकारी दी गई कि कैसे उत्तर प्रदेश सरकार और खाद्य निगम मिलकर भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा किसानों और उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचा रहे हैं। तो भारतीय खाद्य निगम उत्तर प्रदेश क्षेत्र PIB डेलीगेट्स की विजिट ऑर्गेनाइज करा रहा है 17-18 नवंबर को। इस विजिट के अंदर PIB डेलीगेट्स को भारतीय खाद्य निगम की जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और फिर PDS शॉप,
और FCI के डिपो, CWC के डिपो और धान खरीद केंद्र पे उनकी विजिट कराई जाएगी, जिससे कि PIB डेलीगेट से जान सकें कि भारतीय खाद्य निगम और स्टेट गवर्नमेंट मिल के किस तरीके से किसानों का और कंज्यूमर्स का बेनिफिट दे रहे हैं भारत सरकार की वेरियस स्कीम्स का। स्कीम जो है DBT के थ्रू हो रही है, 1 नेशन 1 MSP 1 DBT। जितना भी ये पेमेंट हो रहा है किसानों को सीधा उनके खाते में जाता है और उनका जितना भी धान या गेहूं होता है उसकी खरीदी FCI कर लेता है, उनको MSP पे पेमेंट होता है। ये है कि हम लोग स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे तो उसमें 10% रिबेट का भी, जो हमारा अप्रूव टैरिफ है उसमें 10% रिबेट का प्रोविज़न रखा गया है। पहले हम लोग किसानों को 30% रिबेट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को 10% रिबेट देते थे, तो उसके साथ साथ ये स्टार्टअप्स को भी 10% रिबेट देने का फैसला किया। इससे फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे जो भी हमारे पास ई-कॉमर्स कंपनीज़ हैं ये डायरेक्ट उनसे ले पाएंगी, जो उनको मतलब जो कई जगह पे ऐसा होता था कि वो पहुँच नहीं पाता था मंडियों में, लेकिन यहाँ पे जो ई-कॉमर्स कंपनियों आने से ये उनसे डायरेक्ट भी प्रोक्योर कर सकते हैं। ये राशन कार्ड हमारा बना है, इस राशन कार्ड की वजह से हमको महीने में 2 बार लगातार राशन मिल रहा है, जिससे काफ़ी सहूलियतें हैं। और राशन कार्ड बनने की वजह से और भी बहुत सारी जो योजनाएं हैं उनका लाभ भी हम लोगों को मिलता है। मुझे कोरोना काल में भी मदद मिली और फ्री में 2 मरतबा राशन भी मिला है, और राशन कार्ड बन जाने की वजह से और भी जो सुख सुविधाएँ गवर्नमेंट की तरफ से आई हैं और जो आएंगी वो भी हमको प्राप्त होंगी, और जो भी हो रहा है बहुत अच्छा हमें लगा और राशन से हमें बड़ी राहत मिली। हापुड़ में कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने व्यापारी सम्मेलन में भाग लिया और व्यापारियों को सम्मानित किया। सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में व्यापारियों को अवगत कराया गया। उन्होंने जनता से सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में अवगत कराने की अपील की। उन्होंने कहा कि अब व्यापारी खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। साथ ही आश्वासन दिया कि सरकार हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ी है। और अब अंत में प्रमुख समाचार। भारत की केंद्रीय भूमिका को मान्यता देता है। प्रधानमंत्री ने निर्बाध क्रेडिट प्रवाह और आर्थिक विकास समारोह के समापन सत्र को किया संबोधित। कहा, बीते 6-7 वर्षों में बैंकिंग सेक्टर ने जो रिफॉर्म्स किए हैं उससे आज देश का बैंकिंग सेक्टर बहुत मजबूत स्थिति में है। पीएम नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मा क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। झांसी में चल रहा है 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत रक्षा मंत्रालय कर रहा है ये भव्य आयोजन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को महोबा और झांसी जिलों का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री जल संकट को दूर करने की एक महत्वपूर्ण पहल के तहत महोबा में कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।